आज के लेक्चर में हम बैंड थियोरी ऑफ सॉलिड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बैंड थियोरी ऑफ सॉलिड्स यानी फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स एंड बाद में एनर्जी बैंड के बेसिस पर हम सॉलिड का क्लासिफिकेशन कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में करेंगे। सबसे पहले तो हम आइसोलेटेड एटम के इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल के बारे में डिस्कस करते हैं। हम बोहर एटॉमिक मॉडल अकॉर्डिंग जानते हैं जो हाइड्रोजन एटम के लिए एप्लीकेबल था। अगर कोई भी एटम आइसोलेटेड है और मान लेते हैं कि उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि अपर मोस्ट एनर्जी लेवल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और अगर एटम में सिर्फ एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो उसी आइसोलेटेड एटम के अगर एनर्जी लेवल की बात करें तो उसका कोई एक एनर्जी लेवल है, ये एनर्जी लेवल नंबर 1 एटम का E1 एनर्जी लेवल। और सेम ऐसा ही एक दूसरा आइसोलेटेड एटम है और उसमें भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही है और हम सिंपली एज्यूम कर लेते हैं कि उसका एनर्जी लेवल भी पहले वाला इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल के इक्वल ही है, उसकी एनर्जी भी सेम ही है और उसका एनर्जी लेवल पहले की एनर्जी लेवल के इक्वल ही है, यानी कि उसका एनर्जी लेवल E2। ये दो एनर्जी लेवल की बात हुई आइसोलेटेड एटम के केस में, यानी कि आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन के केस में। लेकिन जब सॉलिड का फॉर्मेशन होता है, हम जानते हैं कि सॉलिड में एटम या मॉलिक्यूल एक दूसरे के काफ़ी क्लोजर होते हैं और जब ऐसे होते हैं तब कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने नियर बाय इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन करते हैं और उसका एनर्जी लेवल जो आइसोलेटेड केस में एनर्जी लेवल होता है उससे काफ़ी डिफरेंट हो जाता है। ऐसा क्वांटम मैकेनिकल स्टडी से देखा गया है कि जब इलेक्ट्रॉन आपस में इंटरेक्शन करते हैं तब उनका एनर्जी लेवल जो आइडियली आइसोलेटेड केस में था उनसे स्प्लिट हो जाता है। हम ये दो इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल सेम था, लेकिन जब ये दो एटम अपने नियर बाय आएगा और ये दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करेगा तब उनका ये सेम एनर्जी लेवल ऐसे नहीं रहेगा, लेकिन ये थोड़ा सा स्प्लिट हो जाएगा, यानी कि डिस्क्रीट हो जाएगा। ये एक एनर्जी लेवल होगा और ये दूसरा एनर्जी लेवल होगा, यानी कि जो दो आइसोलेटेड एटॉमिक इलेक्ट्रॉन के केस में दो एनर्जी लेवल थे वो दो एनर्जी लेवल सेम ना रह के एक ऐसे कहे कि एक बैंड में स्प्लिट हो गई है। ये सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन की बात है। अगर किसी सॉलिड में सिर्फ यह हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, रियल में तो सॉलिड में n नंबर ऑफ एटम होते हैं एवोगैड्रो ऑर्डर के, लेकिन हम मान लेते हैं कि अगर 3 एटम हो गए यानी कि 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो उनका एनर्जी लेवल ये 3 लेवल में स्प्लिट हो जाएगा। अगर 4 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे तो ये 4 एनर्जी लेवल में स्प्लिट हो जाएगा। ऐसे ये एक आइसोलेटेड एटॉमिक इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी लेवल है, ये दूसरे आइसोलेटेड एटम के लिए। जब ये दोनों एटम आपस में जॉइंट होते हैं तो उनका एनर्जी लेवल स्प्लिट हो जाता है और अब दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ऐसे स्प्लिट हो जाता है। और ये जो एनर्जी लेवल है डिफरेंट, यहाँ मैंने टोटल 5 एनर्जी लेवल ड्रॉ किए हैं, 1 2 3 4 5। ये सभी एनर्जी लेवल को साथ मिलाकर एक एनर्जी का बैंड फॉर्म होता है, उसे एनर्जी बैंड बोलते हैं। और रियल में किसी सॉलिड में, और ये भी पाया गया है कि मोस्टली सॉलिड में क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है जिसमें एटॉमिक इलेक्ट्रॉन पीरियोडिक मैनर में अरेंज होते हैं और वो सभी एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करके ऐसे स्प्लिट हो जाते हैं और एनर्जी बैंड का फॉर्मेशन करते हैं।
किसी एटम में अगर n इलेक्ट्रॉन हो और वो जो n एटम हो, तो वो n एटम के जो नियर बाई सेल के न्यूक्लियस के नियर बाई सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे वो तो टाइटली बाउंड होंगे, लेकिन लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से काफ़ी दूर होते हैं और ऑलमोस्ट फ्री होते हैं और उसी इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अगर n एटम है सॉलिड में और सभी एटम में एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो n वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, और ये n वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब सॉलिड का फॉर्मेशन होगा तब आपस में इंटरेक्शन करके एक एनर्जी बैंड का फॉर्मेशन करेगी। उसका एनर्जी लेवल ऐसे एक एनर्जी लेवल ना रह के स्प्लिट हो जाएगा। यहाँ मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ ये n वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, ऐसे एनर्जी बैंड का फॉर्मेशन हो जाएगा n वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए। ये एक एनर्जी बैंड फॉर्म हो जाएगा, ऐसे एनर्जी बैंड का फॉर्मेशन होता है। अब हम ये कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर सिलिकॉन का एग्जांपल लेकर ये बात और डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं सिलिकॉन यानी सिलिकॉन 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, यानी कि पहली सेल 1s2 के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली फील्ड है, और ये सेकंड सेल यानी कि एल सेल उसमें 8 इलेक्ट्रॉन वो भी कम्प्लीटली फील्ड है। ये तीसरी सेल उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये वैलेंस सेल है। इसमें 3s2 तो कम्प्लीटली फील्ड है, लेकिन ये पी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन रह सकता है लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये सेल जो वैलेंस सेल है उसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, लेकिन सिलिकॉन के स्ट्रक्चर में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब जब सिलिकॉन का आइसोलेटेड एटम होता है तो उसमें एनर्जी लेवल कैसे होते हैं? हम आइडियली ऐसा मान सकते हैं कि जो 3s के एनर्जी लेवल है उसके 2 एनर्जी लेवल है। ये 2 एनर्जी लेवल ऐसे रहते होंगे और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और 3p के 6n एनर्जी लेवल है। अगर सॉलिड में n एटम हो गए तो टोटल 6n एनर्जी लेवल हो गए, और ये 6n एनर्जी लेवल है और उसमें 6n इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में जब क्रिस्टल सिलिकॉन का फॉर्मेशन होता है तब ये 2n एनर्जी लेवल और 6n एनर्जी लेवल, 2n एनर्जी लेवल जिसमें 2n इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और 6n एनर्जी लेवल जिसमें 6n इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ये सभी एनर्जी लेवल एक दूसरे के क्लोजर आते हैं और कंटिन्यू एनर्जी बैंड का फॉर्मेशन करते हैं। मैं रफली ड्रॉ करूँ तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे एक एनर्जी बैंड का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि टोटल 8n एनर्जी लेवल का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें 8n इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। जब सॉलिड का फॉर्मेशन होते हैं तब स्टार्टिंग में ऐसे कंटिन्यू एनर्जी बैंड का फॉर्मेशन होता है, और जब वो रियल में और नियर बाय आते हैं यानी कि उसका डिस्टेंस और ज़्यादा घट जाता है, तो अब ये 8n एनर्जी लेवल का जो बैंड है वो और स्प्लिट हो जाता है, और 8n एनर्जी लेवल के बैंड में से 4n एनर्जी लेवल का बैंड ऐसे हो जाता है 1 2 3 4, और ये नीचे का 1 2 3 और 4 ऐसे 8n एनर्जी लेवल का जो बैंड था वो 2 बैंड में स्प्लिट हो जाता है। ऊपर 4n एनर्जी लेवल का बैंड रहता है और नीचे भी 4n एनर्जी लेवल का बैंड रहता है,
ऊपर का जो 4n एनर्जी लेवल का बैंड है उसमें 4n इलेक्ट्रॉन रह सकता है, और नीचे का जो 4n एनर्जी लेवल का बैंड है उसमें भी 4n इलेक्ट्रॉन रह सकता है। लेकिन हम जानते हैं कि सिलिकॉन के एटम में 4n वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये 4n वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये बैंड में रहेंगे, यानी कि ये बैंड में जो 4n एनर्जी लेवल है उसमें 4n इलेक्ट्रॉन रहेंगे, यानी कि ये बैंड कम्प्लीटली फिल्ड रहेगा। और ये बैंड में जो 4n इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं ये कम्प्लीटली वैकेंट रहेगा। ये जो कम्प्लीटली फील्ड एनर्जी बैंड है उसे वैलेंस बैंड बोलते हैं, वैलेंस बैंड। ये जो इलेक्ट्रॉन से कम्प्लीटली फील्ड रहता है। और ये जो कम्प्लीटली एम्प्टी बैंड है जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है उसे कंडक्शन बैंड बोलते हैं, कंडक्शन बैंड। और कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो रीजन है जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता और कोई एनर्जी वो पजेस नहीं कर सकता, उसी एरिया को फॉरबिडन रीजन यानी कि ईजी बोलते हैं। ईजी यानी कि फॉरबिडन गैप। फॉरबिडन गैप की डेफिनेशन बोले तो रीजन बिटवीन अपर मोस्ट लेवल ऑफ वैलेंस बैंड एंड lower most level of conduction band. The energy difference between uppermost level of valence band and lowermost level of conduction band. ये जो रीजन है उसमें इलेक्ट्रॉन कभी पाए नहीं जाते। और हम देखते हैं कि वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है अगर उनको ये एनर्जी बैंड ईजी क्रॉस करने के लिए सफिशिएंट एनर्जी मिलेगी तो ये वैलेंस बैंड में से जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप मारकर कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं। और अगर ये कंडक्शन बैंड में जाएंगे तो कंडक्शन बैंड में वो कंप्लीट फ्रीली रहेंगे और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन में भाग ले सकते हैं। आइए अब हम एनर्जी बैंड के ये कॉन्सेप्ट पर इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर को समझने की कोशिश करते हैं। हमने सिलिकॉन क्रिस्टल स्ट्रक्चर में ये डिस्कस किया कि जो कम्प्लीटली फील्ड बैंड है उसे वैलेंस बैंड बोलते हैं, और जो कम्प्लीटली एम्प्टी बैंड है जिसमें इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में भाग ले सकते हैं उसको कंडक्शन बैंड बोलते हैं। और उन दोनों के बीच के जो रीजन है उसे फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं। वैलेंस बैंड EV, कंडक्शन बैंड EC और एनर्जी गैप EG। अब इंसुलेटर में क्या होता है, दोनों एनर्जी बैंड तो होते हैं, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, लेकिन कंडक्शन बैंड के एनर्जी लेवल कम्प्लीटली वैकेंट होता है और सभी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में होता है। और कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो रीजन है एनर्जी गैप वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है। यह फिगर में ड्रॉ करने की कोशिश की है। इंसुलेटर के केस में फॉरबिडन एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है, इसलिए नॉर्मल हीट या नॉर्मल एनर्जी से वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है वो कभी कंडक्शन बैंड में जा नहीं सकते और इलेक्ट्रिक कंडक्शन में वो भाग नहीं ले सकते, इसलिए ऐसा सॉलिड इंसुलेटर की तरह बिहेवियर करता है। और दूसरी ओर सॉलिड का एक ऐसा ग्रुप भी है जिसमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप हो जाते हैं, इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐसे ही समझो कि कंडक्शन बैंड में ही रहते हैं और वो एक दूसरे के साथ ही है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। इसलिए ये कंडक्टर में 3 इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में अवेलेबल होते हैं और वो आसानी से इलेक्ट्रिक कंडक्शन में भाग ले सकते हैं। ऐसे ग्रुप को कंडक्टर बोला जाता है। और यह कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में सॉलिड का एक ऐसा ग्रुप है जिसमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो फॉरबिडन रीजन है जो इंसुलेटर के केस में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है, लेकिन इसमें 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है।
और ऐसे मटेरियल के ग्रुप को सेमीकंडक्टर बोला जाता है, जो स्मॉल हीट या स्मॉल एनर्जी मिलने पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जंप मारते हैं और इलेक्ट्रिक कंडक्शन में भाग ले सकते हैं।